डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी देर से आप लोग पार्ट वन के अकाउंटिंग के पेपर का इंतज़ार कर रहे थे और मेरे यहाँ लाइट का बड़ा इशू है। मैं माफ़ चाहता हूँ उसके लिए। तो इसकी वजह से पेपर का सोल्यूशन जो है वो काफ़ी लेट हो गया। अब जो इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी बताता हूँ किस क्लास का सोल्यूशन है। एडीसी और बीकॉम पार्ट वन। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एडीसी लिखा है, लेकिन ये एडीसी और बीकॉम दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एडीसी पार्ट वन और बीकॉम पार्ट वन, रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए 2024 वालों का ये सोल्यूशन है। अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ है आज की तारीख में, ये उसका सोल्यूशन है। पहले मैं आपको सोल्यूशन बता दूं और फिर मैं आपको इसके बारे में अपनी राय देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनर ने आज वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, डू नॉट यूज़ एब्रीवेशन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर मौजूद है तो उसमें देखिएगा। इसका मतलब ये होता है आप कहीं पर भी ए आर यानी अकाउंट रिसेबल की जगह पे ए आर, अकाउंट पेबल की जगह पर ए पी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, तमाम फुल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर वन आपका जो आया वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यहाँ पर दिया गया था। फीफो लीफो और एवरेज मेथड से आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम पड़नी थी और कुछ भी नहीं मालूम पड़ना था। इसके अलावा आपको इसमें जो है एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी थी। ठीक है, तो ये मेरी आदत है कि मैं पीरियोडिक में पहले मैं शेड्यूल बनाता हूँ। ये मैंने शेड्यूल बना दी ताकि मुझे सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैंने फीफो मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की, फिर लीफो मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की, इसको चेक कर लीजिएगा। और फिर एवरेज मेथड से मैंने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पॉइंट में कुछ इशू आ जाए, मतलब पॉइंट में कुछ नंबर आगे पीछे हो जाए, तो उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये इसमें जो है वो एंट्री मांगी गई थी, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री को और परचेज को हमने यहाँ पे क्लोज किया और साथ साथ हमने एंडिंग इन्वेंट्री को भी यहाँ पे क्लोज कर दी। ये इसकी बन जाती है एडजस्टिंग एंट्री, यानी इसे क्लोजिंग एंट्री कह सकते हैं आप। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू वर्कशीट का सवाल लिया गया, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल आपको दे दिया गया था। तो मैं क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, कुछ सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब वर्कशीट का कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत ही आसान सवाल था। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत ही छोटा सा सवाल था और इसमें जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 38,200। तमाम वैल्यूज़ इसमें बैलेंस करती हैं। आपकी आसानी के लिए मेरी आदत है कि मैं वर्कशीट के साथ साथ उसकी एंट्रीज भी बना लेता हूँ, यानी एडजस्टिंग एंट्री, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने जो ये एडजस्टमेंट का कॉलम फिल किया है वो सही किया है या गलत फिल किया है। बेडेड सी कैलकुलेशन, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे गौर से समझ लीजिएगा बेडेड सी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये जनाब मेरा यहाँ पर मकसद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, लेक्चर प्रोवाइड करना नहीं है। लेक्चर के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस में सारी बातें तफसील से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपका मकसद, मेरा मकसद ये है कि आप अपना सोल्यूशन चेक कर सकें कि आपने क्या पेपर किया था। तो ये बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, और क्वेश्चन नंबर थ्री बैंक रिकन्सिलेशन का बहुत ही आसान था और इतना छोटा था कि आपको सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन बनानी थी। कोई एंट्रीज भी इसमें इन्होंने नहीं पूछी। चेक कर लीजिएगा, आंसर आ रहा है 4,800। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर अकाउंट रिसेबल का सवाल लिया गया है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस में से बिल्कुल है, मतलब कुछ भी इसमें नया नहीं था। आप अपने बल्कि 2022 का जो बीकॉम का पेपर था बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है, सिर्फ एक यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई इसमें। ठीक है, उसमें ये लाइन नहीं थी और वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज की हैं। तो ये सवाल में पहले आपसे एंट्रीज़ पूछी गई थी, ये एंट्रीज़ मैंने यहाँ पर बनाई हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने बेडेड सी कैलकुलेशन और उसकी एंट्री मांगी थी, ये कैलकुलेशन की है और एंट्री बनाई है। अब इसमें अकाउंट रिसेबल एंडिंग कहाँ से आता है, ये बेसिकली टी अकाउंट से आता है। तो वो अगली रिक्वायरमेंट में हमने अकाउंट रिसेबल का टी अकाउंट बनाया, 59,800 यहाँ से आया। और फिर अलाउंस ऑफ बैड्स का टी अकाउंट बनाया, ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बजट्स का सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव डेप्रिसिएशन का बहुत ही आसान सवाल। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था 2 साल का और उसकी एंट्रीज बनाई थी हर मशीन की अलग अलग। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली मशीन का स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आया, चेक कर लीजिएगा। ये दूसरी मशीन का स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आ गया और तीसरी एंट्रीज भी साथ साथ मौजूद है, सही, एंट्रीज को भी चेक कर लीजिएगा। और फिर तीसरी मशीन का, यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं सही है। और फिर तीसरी मशीन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन आ गया, इसको चेक कर लीजिएगा। ये इसकी एंट्रीज बनी है। सिंपल सा सवाल, कोई इसमें चीपा चीपा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्टनरशिप एडमिशन, ये भी सवाल बहुत आसान। अब यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। एंड ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार है। अगर तैयार है तो इसका मतलब ये आइडेंटिफिकेशन होती है बोनस मेथड की। ठीक है, अच्छा आप अगर देखें ना तो आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में यहाँ लिखा होगा पेरेंट्स, मिस्टर ए एंड बी आर पेरेंट्स। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पेरेंट नहीं है, वालदेन नहीं है, वो तो पार्टनर्स हैं। तो भाई ये केस वन था, उसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। केस टू बोनस मेथड, ये बोनस मेथड है, इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, इसकी एंट्री है। केस थ्री सफिशिएंट कैश मेथड, ये सफिशिएंट कैश मेथड की थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की है और ये उसकी एंट्री बना दी है। केस फोर गुडविल मेथड था और गुडविल इसमें न्यू पार्टनर को जा रही थी, गुडविल टू सी, सही है। तो ये
इसका सोल्यूशन है, मतलब इसे कैलकुलेशन है इसकी, और फिर उसकी एंट्री मौजूद है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया था कि अगर हमने एक मशीन खरीदी है, सही है, दिसंबर 30 2023 में, और उसके पैसे हम देंगे अगले साल मार्च में, तो उसे हमने मशीन के बजाय हमने उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से अगर लिख दिया, तो इससे हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, खर्चों पे, इनकम पे और ओनर्स इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में आपको ये कुछ लफ्ज़ 11 लफ्ज़ दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन से अकाउंट क्लोज किए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लफ्ज़ भी लिख दिए, उनके हेड भी लिख दिए। करेंट एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस ड्राइंग क्या है, कॉन्ट्रा ओनर्स इक्विटी, नोट पेबल क्या है, लाइबिलिटी, ये सारे मैंने नाम भी लिखे, उनके हेड भी लिख दिए। ये ज़रूरी नहीं था, बस ये बताना है कौन से अकाउंट इसमें से क्लोज होंगे और कौन से क्लोज नहीं होंगे। आपको पता है कि एक्सपेंसेस और इनकम साल के आखिर में क्लोज कर दिया, तो एक एक्सपेंस मुझे नजर आ रहा है, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एक्सपेंस और ये इनकम, यानी 4 क्लोज होने चाहिए, 1 2 3 4। सर आपने पांचवा क्यों क्लोज किया? क्योंकि ड्राइंग भी आप साल के आखिर पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लोज की जाएगी, बाकी सारे नॉट क्लोज्ड। उसके बाद ये कुछ लफ्ज़ दिए गए थे, इनकी डेफिनेशन बतानी थी। बहरहाल डेफिनेशन आप कहीं से भी देख कर लिखें भाई, एआई से देख कर लिखें, चैट जीपीटी से लेके लिखें, कहीं से भी देख कर लिखें, आपको डेफिनेशंस बतानी थी इसमें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, माय गॉड, एडजस्टिंग एंट्रीज का सवाल, और इतना छोटा सवाल के अनएक्सपेक्टेड सिर्फ 5 एंट्रीज बनानी है और 20 नंबर आपके हाथ में, कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं है, कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं है, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी थी। तो ये 5 प्यारी प्यारी सी हो गई माशाल्लाह से आपके पास एंट्रीज। अब मेरी क्या राय है इस पेपर के बारे में, आप मेरी राय से पहले आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर पेपर बहुत ही आसान था। ठीक है, पेपर में सारे सवाल बहुत ही आसान थे, कोई सवाल जो है इसमें परेशान कुन नहीं था। अगर एक सवाल दो सवाल हो भी, मतलब उसमें कोई एक दो टेक्निकल बातें हो भी, मेरा नहीं ख्याल वैसे तो फिर भी आप पूरा पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल के सॉल्यूशन में, टाइपिंग में अगर कहीं, अभी जैसे मैं बजट्स का सवाल, जब मैं पहले ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें बजट ही एक कैलकुलेशन में कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई थी, तो हो जाती है मुझसे मिस्टेक। तो क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन पिछले सवाल के होते हैं, हम उन्हीं में से डाटा को कॉपी करते हैं, फॉर्मेट कॉपी करते हैं, वैल्यूज़ भी वहीं से उठा के लेकर आते हैं, फिर जब यहाँ का डाटा पुट कर रहे होते हैं तो वो डेट्स मतलब वैल्यूज़ जो है वो चेंज करना कहीं पर भूल जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी करेक्शन कर देते हैं, कोई भी अगर करेक्शन की नीड होती है तो। अच्छा, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि सर मैंने 4 एंट्रीज सही की है, मेरी 2 एंट्रीज गलत हो गई, तो क्या मुझे पूरे नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे? बस 2 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये कि आपने जितना काम किया, जैसे ही अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर मेरी बैंक रिकन्सिलेशन की कुछ एंट्रीज गलत हुई, मैं बैंक रिकन्सिलेशन की तरफ चलता हूँ। मेरी बैंक रिकन्सिलेशन की कुछ एंट्रीज गलत हुई हैं। अब मार्किंग कैसे होती है, ज़रा मैं आपको वो समझा दूँ। मार्किंग ऐसे होती है भाई, बैंक रिकन्सिलेशन कहाँ गया, है भी या नहीं? हाँ, मार्किंग ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो हर पॉइंट का एक एक नंबर, ये दो दो नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 20 नंबर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये ज़रूरी नहीं है एक एक नंबर हो, ये एग्जामिनर डिसाइड करता है कि किस पॉइंट के कितने मार्क्स होते हैं। ऊपर के जी भी, ये है जो हेडिंग्स है इसके भी मार्क्स होते हैं, बैलेंस के भी मार्क्स हैं, ये जो है इसके भी मार्क्स होते हैं, सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। तो एग्जामिनर डिसाइड करता है किसके कितने मार्क्स हैं। अब आपने इतना हिस्सा सही किया तो इतने हिस्से के आपको मार्क्स मिलेंगे, इतना हिस्सा आपने गलत किया तो इतने हिस्से के मार्क्स कटेंगे। कितने मिलेंगे और कितने कटेंगे भाई ये मत पूछिएगा मुझसे, ठीक है भाई। तो मार्क्स के लिए जो है वो आप अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दीजिए, एग्जामिनर पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह वो आपको मार्क्स दे देगा। बाकी जो आपने मेहनत की होगी इंशाल्लाह उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पेपर बहुत ही आसान था। आप में से कोई स्टूडेंट चाहे कि उसने कहीं से भी पढ़ा हो, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं सर पेपर बहुत मुश्किल था या हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था। तो मेरी आप सब के लिए दुआएं हैं कि आप सबका पेपर बड़ा अच्छा हुआ होगा, और दुआ ये भी है कि आप सबका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।